कोई ऐसा नेता जिसको देखकर आपको लगता है यार तुझे एक्टर बनना चाहिए था, पॉलिटिशियन नहीं? राहुल गांधी तो बोल नहीं सकते क्योंकि वो एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। जो महिला देश में हाईएस्ट टीआरपी के लिए जानी जाती थी, आज वो एक और टीआरपी के लिए जानी जा रही है। उस टीआरपी का नाम है द रौनक पॉडकास्ट। इस लोकसभा क्षेत्र में राजीव जी के खिलाफ गांधी जी के बापू के ग्रैंडसन लड़ते थे और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र में 97 बूथ कैप्चर किए। ये खबर आपको किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर के इलेक्ट्रॉनिक लिंक पे आज नहीं मिलेगी। पिताजी धौलकवां दिल्ली में बस स्टैंड पर कोने में चद्दर पात के वहाँ किताबें बेचा करते थे, तो मैं संग बैठा करती थी उनके फुटपाथ। जब चुनाव होता है यहाँ पे और अगर गांधी खानदान का कोई प्रत्याशी हो तो जितने कांग्रेस के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ चुनाव लड़वाने आते हैं। When I fought 2019, I was not fighting just Rahul Gandhi. I was fighting Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, 2 chief ministers of the Congress party and Mayawati ji's party. So there were 5 forces against which we fought and we won. कोई ऐसा पॉलिटिकल फैसला जिसके ऊपर आपको अफसोस हो? मैं स्मृति ईरानी को 2 गाली बक दूंगा, फिर मुझे कुछ कंफर्ट आ जाएगा। कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो सेक्सुअलाइज्ड स्लर्स यूज़ करते हैं मेरे खिलाफ और तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है। और आप पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपने राहुल गांधी को हरा दिया? बिल्कुल सिंपल है रीज़न। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आई डोंट। जब आप यंग थी तो आपने एक लड़के को भी मांझ दिया था। हाँ, अच्छे से धुलाई की थी। यहाँ आज भी उसका कट है। आई गेट द पॉइंट। इशू इज व्हाई डिड यू जॉइन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में कभी दुश्मन मारने नहीं आता, दोस्त बन के लोग मारने आते हैं। रौनक, जीवन की सच्चाई ये है कि जब आप मर जाते हैं तो आपका ख़ानदान, आपके परिजन, आपके चाहने वाले 24 घंटे भी आपकी डेड बॉडी घर पे नहीं रखते। तो मुझे ये गलत फहमी नहीं है। You know, this film teaches you how not to raise boys. Guess the movie, guys. Guess the movie. एक चीज़ जो आप खाने में रोज़ खा सकते हो? चाय। चाय। चाय ही खाना है। There are days में चाय ही खाना है। But yeah. Tag all चाय lovers. दिल्ली में अपना एक कॉकस होना चाहिए जर्नलिस्ट का, वरना लोग तुमको पेल देंगे। Watch me with one of the most celebrated RJs of the country on the TRP show. दोस्तों, क्या है ना कि इंसान की जो सक्सेस होती है, जो उसकी सफलता होती है, वो उतनी ही बड़ी होती है जितने बड़े उसके सपने होते हैं। द रौनक पॉडकास्ट में टीआरपी के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आज मिलवाने वाले हैं जो अपने सपनों की वजह से फुटपाथ से उठकर देश की सियासत में बहुत बड़े मकाम पर पहुंच गए। इन्होंने बचपन में पटरी पर अपने पिता के साथ किताबें बेची, बड़ी हुई तो सेल्स गर्ल के तौर पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचे, मैकडॉनल्ड्स में क्लीनर तक का काम किया। राजनीति में आई तो बहुत सारी ताने गालियां इन्होंने सही, 2 चुनाव हारी, मगर अपने सपनों और संघर्ष की बदौलत आगे चलकर वो भारत की सबसे बड़ी टीवी एक्ट्रेस बनी। और एक दिन भारत के चुनावी इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर इन्होंने कर दिया। वो उलटफेर जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, सोचा भी नहीं था। तो प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत करिए बीजेपी की तेज तर्रार वक्ता, केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी जी का। स्मृति मैम, वेलकम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? इनफैक्ट आपको मेरे को वेलकम करना चाहिए, मैं अमेठी आया हुआ हूँ। आप अयोध्या वाले हैं। अयोध्या और अमेठी के बीच में सिर्फ 70-75 किलोमीटर का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इस वक्त मैं और मेरी टीम दिल्ली से आए हैं और हमने सोचा कि आपका नया घर भी देख लेते हैं, क्योंकि मैं भी अपना एक छोटा सा घर बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा आपसे इंटीरियर्स का थोड़ा मैं इनपुट ले लूँ। नहीं, यहाँ पर सफ़ेद दीवारों के अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ ठाकुर जी की कुछ प्रतिमाएं हैं। तो अगर आप डिज़ाइन का कोई संकल्प लेके आए हैं तो थोड़ा बहुत आपको निराश करोगे। बट आपका लिविंग रूम मैंने देख लिया, उसमें एक हनुमान जी की बहुत प्यारी सी मूर्ति है और राधा कृष्ण भी हैं वहाँ पर। सो सबसे पहले तो नए घर की बधाई और चुनाव के लिए भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्योंकि हमारे पास कम टाइम है तो पहले मैं कुछ पर्सनल सवाल पूछूंगा और फिर फटाफट हम पॉलिटिकल सवाल पर आएंगे। आपकी जो जर्नी रही है बहुत इंस्पायरिंग रही है, क्योंकि एक आम इंसान को जिसके पास कुछ नहीं होता, वो जब अपने सामने एक ऐसे फिगर को देखता है कि मैकडॉनल्ड्स में क्लीनर का जॉब किया और उससे पहले भी पैसे को लेकर और फैमिली के बैकग्राउंड को लेकर, और फिर इस मुकाम पर पहुंचना, क्या ये अपने सपनों की वजह से पॉसिबल हो पाया? व्हाट वाज द वन थिंग? आई थिंक द ड्राइविंग फोर्स वाज पॉवर्टी। ओके। आई स्टिल रिमेंबर कि चुटपन में, एंड दिस इज अराउंड द एज ऑफ 6-7, पिताजी धौलकवां नाम की एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पर आर्मी क्लब के सामने बस अड्डा है
जहाँ से गुड़गांव, जिसको अब चमचमाता हुआ गुड़गांव है, लेकिन पुराना गुड़गांव जिसे हम कहते थे अब तो गुरुग्राम है, वहाँ हमारा परिवार रहता था न्यू कॉलोनी में। और पिताजी धौलाकुआं दिल्ली में बस स्टैंड पर कोने में चद्दर पात के वहाँ किताबें बेचा करते थे, तो मैं संग बैठा करती थी उनके फुटपाथ पे। और मुझे आज भी याद है कि मेरे लिए जब लोगों का आवागमन होता था सामने के आर्मी क्लब में, तो मैं सोचती थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ऐसे किसी मंच पर रहूँगी जहाँ पर शोहरत नहीं, लेकिन जब आप रौनक दिल्ली को फुटपाथ से देखते हैं तो आप शोहरत नहीं चाहते, आप सम्मान चाहते हैं। तो मैं शायद ही उन कम लोगों में से हूँ जिसने अपने जीवन के 40 या 45 साल के अंतराल में दिल्ली को फुटपाथ से भी देखा, राष्ट्रपति भवन से भी देखा है। तो मेरे लिए ड्राइविंग फोर्स दो बातें रही कि गरीबी में जो चुनौतियाँ होती हैं वो चुनौतियाँ जीवन भर साथ ना रहें, दूसरा सम्मान का जीवन जीने का एक विकल्प हो जिसमें सम्मान सिर्फ मेरा नहीं मेरे परिजनों का भी हो। तो यही ड्राइविंग फोर्स रहा। तीसरा, अगर आप पूछो ड्राइविंग फोर्स क्या है, मुझे अगर कोई काम मिलता है तो मुझे अनफॉर्चुनेटली परफेक्शन कहाँ तक कितना बढ़िया काम हो सकता है उसकी थोड़ी ललक है। तो अगर मुझे कहीं बर्तन भी मांजना है तो मेरे हाथ से मंजा हुआ बर्तन भी पूर्णतः अच्छे से चमचमाता हुआ साफ हो। तो एक रिस्पेक्ट फॉर द काइंड ऑफ लेबर दैट यू डू, वो मेरे माता पिता ने इनकलकेट किया, तो वो जीवन भर साथ रहा है। और बर्तन से मुझे याद आया, वो आजकल OCD माना जाता है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये पहले से ही माँ का डिसिप्लिन रहा है, तो आज भी वो छूटता नहीं। कई लोगों के लिए परिवार में इरिटेटिंग हो जाता है कि भाई तुम कितना मतलब साफ सफाई या एक विषय को अगर पकड़ लिया तो उसको आप डिटेल तक जब तक सक्सेसफुल मुकाम पर ना पहुँचा दो तब तक लगे रहते हो। और बर्तन मांझने से याद आया, आपने जब आप यंग थी तो आपने एक लड़के को भी मांझ दिया था। हाँ, अच्छे से धुलाई की थी, यहाँ आज भी उसका कट है। अच्छा। और वो मेरे जीवन का सबसे मुझे लगता है रिमार्केबल इसलिए था एक इंस्टेंस, क्योंकि उस दिन माता जी बेचारी वो नाइट ड्यूटी करके ऊपर थोड़ा विश्राम कर रही थी घर पे। और अगर दिल्ली की आप बात करें, RK पुरम नाम का एक इलाका है, वहाँ पे सरकारी मकान है नॉर्मली, वो आधे बेडरूम का होता है मकान, लिविंग रूम होता नहीं है, आधा फिर किचन भी होता है, तो आप उसको मुंबई की 1 BHK भी नहीं बोल सकते। तो उस आधे अधूरे घर में किराए पे हम लोग रह रहे थे। और हमारे यहाँ लड़कियों के बीच में एक अनस्पोकन हमारे यहाँ पे एक रूल था कि कोई लड़का परेशान करे तो ढूंढते घूमते घामते सब मेरे पास आते थे। अच्छा। कि इसका क्या किया जाए। तो एक महाशय ने ऐसी कोई गुस्ताखी की थी तो उसकी पिटाई चल रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ आया था कि ये मच्छर जैसी लड़की। अच्छा। और मैं तब हाँ, तो आई वाज लाइक अराउंड 13-14, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट एज। और कोलाहल हुआ, हल्ला कटा पूरे मोहल्ले में। दोपहर का वक्त था, माता जी सो रही थी, तो मैंने किसी दोस्त से कहा कि एक काम करो, जीना बंद कर दो, मतलब अगर आप स्टेयरकेस से नीचे आएँ तो जो पाथवे होता है स्टेयरकेस का, मैंने कहा उसको लॉक कर दो, कि हम मम्मी ने देख लिया तो चप्पल से कुटाई होगी। सो आई हैड माई फ्रेंड लॉक दैट डोर। ओके। और जब हंगामा हुआ नीचे तो ऑब्वियसली माता जी की ये आवाज़ थोड़ी ये चिल्लम चिल्ली जो है ये शायद 1-2 मेरे बच्चे भी है। तो वो आके जब देख रही थी बालकनी से, तो उन्होंने देखा कि अच्छी खासी कुटाई चल रही है जी। तो बीच में अचानक मेरी माँ, ऑब्वियसली एनी मदर वुड, चिल्लाई लड़कियों को, कहा छोड़ दो लड़की है। एंड आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड because for the first time, you know, I realized that my gender apparently is a problem. Yes. तो वो एक क्षण जो मैंने अपनी माँ को देखा, मैंने कहा मॉम प्लीज, उसी में लड़के ने मुझे यहाँ जबरदस्त पेला। और यहाँ पे आज भी वो चिन्ह मेरा कटा हुआ है। तो लेकिन उसके बाद उसकी जम के धुलाई हुई, उसके बाद कोई लड़का हमारे मोहल्ले की तरफ। तो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फिर वो लड़का कभी आया? कभी नहीं। हाँ, क्योंकि इससे मतलब आपने जब भी किसी लड़के को धोया है तो वो वापस नहीं आया है। हाँ, तो आई गेट द पॉइंट। थैंक यू। आई गेट द पॉइंट, बट द इशू इज कि मुझे लगता है तब पूरा मोहल्ला भी गैदर हुआ था उस वक्त। आज से मतलब व्हाट, दैट्स लाइक 30 years ago। लड़कियों का घर में बैठकर अगर बोल देना होता था, स्पेशली बिकॉज वी केम फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज, कि भाई मैं यहाँ जा रही हूँ
और यहाँ पे ये तकलीफ़ हो रही है, किसी ने परेशान किया है, तो मूलतः समाज से ये फीडबैक आता था मत जाओ, इट वुड कटेल योर फ्रीडम। तो कई लड़कियां बताती ही नहीं थी, झेल लेती थी कि भैया बोलेंगे तो फिर रोक दिया जाएगा, इससे अच्छा है बोले ही मत, झेल लो। अच्छा, और मैं उनमें से थी कि झेलो क्यों। उस दिन शायद सभी बड़ों को एहसास हुआ, बड़े फिर बैठे, उन्होंने कहा व्हाट वेयर ऑल डू यू हैव प्रॉब्लम्स। ऑल गर्ल्स टुगेदर कुड टेल देयर फैमिलीज कि जी मुझे ये दिक्कत रही। तो मेरे लिए इसीलिए वो एक एपिसोड जीवन का रिमार्केबल रहा कि हम कई बार सोचते हैं कि बड़े समझेंगे नहीं, लेकिन बड़े भी, और विशेषतः जो ऐसी परिस्थितियों से खुद गुजर चुके हैं जी, उन्होंने भी जीवन के साथ ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ किया होता है। तो जब उन्होंने देखा कि एक छटाक भर की लड़की पीट रही है पकड़ के, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आई वॉज हैप्पी दैट वी कुड हैव अ डायलॉग विद आवर पेरेंट्स कि हमें यहाँ तकलीफ होती है, कोई कुछ करे। सो देन पेरेंट्स गॉट टुगेदर टू से भाई बताओ क्या। इसलिए कोई लड़का वापस परेशान करने किसी को नहीं आया उस मोहल्ले में। So, ये जो एटीट्यूड है डोंट मेस विथ मी वाला, वो अभी भी काम आता है? मैं नहीं कहती, मेरा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं है डोंट मेस विथ मी। ओके, मेरा एटीट्यूड है भैया माफ करो, मुझे अकेला छोड़ दो, सोए हुए शेर की पूंछ के ऊपर पैर मत रखो। मेरा ये एटीट्यूड है, लिव एंड लेट लिव। मैं आई डोंट गो लुकिंग फॉर अ फाइट, बट इफ द फाइट कम्स टू मी देन आई फाइट टू द एंड एंड टू सक्सेस। राइट मैम। तुलसी का जो किरदार था वो एकता कपूर की वजह से नहीं, शायद एक एस्ट्रोलॉजर की नहीं, एकता कपूर ने सुना लोगों को। अच्छा, तो ये कहना गलत है कि एकता कपूर की वजह से नहीं है। okay. एकता का विश्वास और मुझसे 1 साल ही बड़ी है, उसका विश्वास धार्मिक चीज़ों में है, उसका विश्वास एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी में है, और ये विश्वास होना गलत नहीं है, क्योंकि ये आस्था से जुड़ा हुआ विषय है और ये विश्वास वाला विषय है। तो आप अभी भी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं? मेरा बर्थ टाइम ही नहीं है, तो मेरा बर्थ चार्ट ही नहीं है। अच्छा, चार्ट ही नहीं है, ओके। नहीं, तो तुक्के से सब लोग बताते रहते हैं और कहते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, मैं सुन के बड़ा संतोष करती हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के लिए पर्सनल विश्वास का विषय है, उनकी मैं ना खिल्ली उड़ाती हूँ ना उनके विश्वास पे अविश्वास करती हूँ। तो एकता डेफिनेटली वाज लुकिंग फॉर रॉ टैलेंट, डेफिनेटली वाज नॉट इंटरेस्टेड इन ओनली स्मृति ईरानी, और दैट टाइम माय नेम वाज स्मृति मल्होत्रा, कि भाई यही लड़की है, शी इज़ द आंसर टू एवरीथिंग। इट्स जस्ट डेस्टिनी रौनक, कि यू आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट पीपल, एवरीबडी केम टुगेदर। हो भी सकता था कि वो उड़ा देती है की बात हवा में, क्या बात करते हो यार, ऐसी दिख रही है बिल्कुल फटे हुए जीन्स में, टी शर्ट में, झोले के साथ, ये कहाँ से कुछ बन पाएगी। शी कुड हैव डन दैट। सो इट टेक्स अ मिनट फॉर यू टू टेक अ डिसीजन। मुझे याद है कि ये जो आप मिहिर अमर उपाध्याय देखते थे, उससे पहले भी एक मिहिर था जी, और वो सज्जन कोई जाने माने मॉडल हुआ करते थे उस ज़माने में, मुझे तो पता नहीं था। और बालाजी में बज़ ये था कि मिहिर बहुत अच्छा है, तुलसी फ्रेश होनी चाहिए, कोई लड़की जिसको पहले किसी ने देखा ना हो। मुझे आज भी याद है, डायरेक्टर ने शायद 2-3 दिन की शूटिंग हमारे साथ की और एकता को फ़ोन किया और कहा इस लड़की को कुछ नहीं आता, इसको हटाओ नौकरी से। एकता ड्रोव डाउन ऑल द वे फ्रॉम हर ऑफिस टू चांदीवली स्टूडियोज। मुंबई जो जानता है वो अच्छा खासा डिस्टेंस पे है। उसने आके मुझे पूछा प्रॉब्लम क्या है, तो मैंने कहा देखिए मैं ये अगर आप चाहते हैं कि इमोशन कनेक्ट हो तो इमोशन रियल होना चाहिए, तो मैं ऐसा सिसकते हुए रो नहीं सकती। सो टू हर क्रेडिट उसने कहा ठीक है, आपको जैसा उचित लगे आप उसको करिए। मैंने उनको ये अश्योर किया था कि मैं जिस तरह से अभिनय करूँगी, जो रॉ होगा, जो अनब्रिडल्ड होगा, वो मन को छुएगा। क्योंकि अगर कोई बहुत मुसीबत में या बहुत पेन से गुजरता है, मैंने कहा तो चमचमाती लिपस्टिक पहन के, ग्लिसरीन लगा के, यू कांट connect with people. To her credit, she was happy to have a de-glamorized version of me when I wanted to express extreme emotions. स्पेशली जब परिवर्तन हुआ जनरेशन का, सास भी कभी बहुती में एक संघर्ष चला बिटवीन मी, कैमरा पर्सन, डायरेक्टर एंड शोभा कपूर। बिकॉज एवरी टाइम शॉट आता था बूढ़ी तुलसी पे, मैं अच्छा खासा टूथपेस्ट निकालती थी सफ़ेद अपने बाल पे या फिर जो ग्रे हम लोग मैटर यूज़ करते हैं बाल सफ़ेद करने के लिए, वो करती थी। शोभा जी यूज्ड टू गेट सो इरिटेटेड, इससे इसका बाल का सफ़ेदी इसकी छुपाओ। तो कैमरामैन को इंस्ट्रक्शन होता था कि कुछ भी करो, इसके माथे के ऊपर जो टिल्टेड लाइट है उसको ऐसा आप करिए कि उसका सफ़ेद दिखे ना बाल का।
तो हर बार मैं जाके मॉनिटर पे देखती थी, फाइनली एक कॉल शुभ जैसे व्हाट आर यू डूइंग, अरे हीरोइन थोड़ी ना बूढ़ी दिखती है, मैंने कहा ये वाली दिखती है भैया। शी सेड योर करियर, आई सेड डोंट वरी, द इशू वाज वी वांटेड पीपल टू इमोशनली कनेक्ट एंड दे डिड। राइट। पर आपका करियर जो पीक पे था उस टाइम आपने डिसीजन लिया कि पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है? देखिए, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के परिवार से हूँ, तो मेरा कई लोगों को क्योंकि अनुभव नहीं था, और उस वक्त ये भी चर्चा होती थी that if you express that you are from the RSS, it was detrimental to your career. I was literally told कि it's detrimental to your career, don't talk about it. And they were not wrong. जिन लोगों ने हिदायत दी वो गलत नहीं थे, वो खुद भुक्तभोगी थे। मैंने एकेडेमिया में देखा, मैंने मीडिया आर्ट्स में देखा, अगर उनको पता चलता था आप स्वयंसेवक हैं तो आपका करियर का नाश निश्चित है। तो जिन लोगों ने ये सब एक्सपीरियंस किया था, इट वॉज वाइज टू लिसन टू दैम। बट आप कब तक अपनी आइडियोलॉजी से डिस्टेंट जो है पब्लिकली रह पाएंगे? तो मैं विश्व हिंदू परिषद में तलासरी नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स करती थी, और मेरे साथ मीटिंग जब हुई गोपीनाथ मुंडे जी की, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, आप बदलाव लाने के लिए समाज सेवा कर सकते हैं, वो आपको एक लिमिटेशन में संतोष दे सकता है, लेकिन पूर्णतः अगर बदलाव लाना है किसी ठोस मुद्दे पे, उसके लिए पॉलिसी मेकर होना पड़ेगा। करेक्ट। पॉलिसी मेकिंग सिर्फ गवर्नेंस एजेंडा से ही आ सकती है। आपकी अगर ताकतवर एक पॉलिटिकल पैंट हो, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, उससे हो सकता है। एंड दैट मेड सेंस, क्योंकि उससे पहले मैं हिंदुस्तान में USAID WHO की ORS प्रोग्राम की एम्बेसडर रह चुकी थी, तो मैं पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में रहना चाहती थी, इसीलिए मैंने फॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया। लेकिन करियर के पीक पे किया, और ज्वाइन किया तो ऐसा नहीं कि आई और किसी सेफ सीट पे बैठ गई। ग्रास रूट से शुरू किया, युवा मोर्चा में प्रदेश में उपाध्यक्ष रही, फिर धीरे धीरे प्रदेश में, महाराष्ट्र में मैं सचिव बनी, नितिन जी तब अध्यक्ष थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से लेकर अब तक मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें लगभग 5 से 6 बार मेंबर रह चुकी हूँ। मैं बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव, नेशनल सेक्रेटरी 2 बार रह चुकी हूँ, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मैं चाहती थी, बिकॉज रौनक, यू डोंट हैव रिस्पेक्ट for the kind of effort people put in for the ideology if we've not worked from the grassroots. तो कई लोगों ने मुझे डिस्कवर पॉलिटिकली तब किया जब मैं 2014 में मंत्री बनी जी, लेकिन तब तक मैं 2 बार राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी थी जी। तो वो बहुत लोगों के ध्यान में नहीं था। और मेरा करियर ग्राफ टेलीविज़न में ऐसा रहा कि आज भी, एक तो मुझे पता नहीं था कि ये रिपीट हो जाएगा शो, आज भी कुछ लोग देखते हैं, नेशनली इंटरनेशनली भी जब मैं प्लेटफॉर्म्स पे रहती हूँ तुलसी को याद करता है। अब वो शो बंद हुए 8-10 साल हो गए, लेकिन उसकी मेमोरी जो है, रेजोनेंस है, आज भी है। मैम, कट टू 2019, उस साल आपने जो डिसरप्ट किया, अभी हमको क्रिएटर्स अवार्ड में माननीय प्रधानमंत्री ने अवार्ड दिया, तो मुझे लगता है अगर ये पहले होता तो आपको डिसरप्टर ऑफ द ईयर मिल जाता क्योंकि जिस सीट पर आपने जीत हासिल करी वो कुछ लोगों के हिसाब से, ज़्यादातर लोगों के हिसाब से, इंडियन पॉलिटिकल इतिहास का सबसे बड़ा सेटबैक था। देखिए, 2019 का चुनाव डिसरप्शन की दृष्टि से पॉलिटिक्स में इसीलिए शायद ख़ास माना जाता है क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं हारा। पहली बार न सिर्फ कांग्रेस का अध्यक्ष हारा, बल्कि आज जिसे इंडिया अलायंस कहा जाता है, हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वो 2019 का चुनाव संगठित यहाँ पर हारे। राहुल गांधी डज नॉट फाइट द इलेक्शन अलोन, वी इन अमेठी फाइट द कांग्रेस एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब जब चुनाव होता है यहाँ पे और अगर गांधी खानदान का कोई प्रत्याशी हो तो जितने कांग्रेस के स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ चुनाव लड़वाने आते हैं। ये कभी जगजाहिर होता नहीं। जैसे कि 2019 में अशोक गहलोत की टीम यहाँ थी, भूपेश बघेल जो निवर्तमान सीएम थे छत्तीसगढ़, वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर थे चुनाव लड़वाने के लिए। So when I fought 2019, I was not fighting just Rahul Gandhi. I was fighting Rahul Gandhi, Akhilesh Yadav, 2 chief ministers of the Congress party,
and Mayawati Ji's party. So there were 5 forces against which we fought and we won. एक दूसरा, यहाँ पर आजकल गोदी मीडिया, बीजेपी का जर्नलिस्ट इस प्रकार से लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं विपक्ष की ओर से. इंटरेस्टिंगली रौनक, अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल उठाएं लेट 1980s का, उसमें आपको एविडेंस मिलेगा. इस लोकसभा क्षेत्र में राजीव जी के खिलाफ गांधी जी के बापू के ग्रैंडसन लड़ते थे और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने इस क्षेत्र में 97 बूथ कैप्चर किए थे. ओके. इंटरेस्टिंगली ये खबर आपको किसी भी इंडियन न्यूज़पेपर के इलेक्ट्रॉनिक लिंक पे आज नहीं मिलेगी. अब न्यूयॉर्क टाइम्स तो गोदी मीडिया है नहीं, वहां का आज भी लिंक जीवित है. इस इंटरव्यू के बाद शायद वो भी उड़ा दिया जाए. तो पॉलिटिकल लेगेसी ऑफ द गांधी फैमिली कैसे हमारे देश में प्रोटेक्ट हुई है. 2014 से पहले ऐसा लोग मानते थे कि हिंदुस्तान में अगर कोई डिटर्जेंट है जो आपको शुद्ध कर देगा तो विशुद्ध रूप से वो है गांधी परिवार. और वो इतने प्रिस्टीन हैं, इतने हंसमुख हैं, इतने स्वीट हैं कि बूथ कैप्चरिंग नाम की कोई चीज़ वो खुद नहीं कर पाते. ठीक, तो ये एक लौता न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल बचा है कि गांधी परिवार जो अमेठी से लड़ा, आई थिंक 89 का चुनाव था शायद, उन्होंने महात्मा गांधी के पोते के खिलाफ चुनाव में बूथ कैप्चर किया. ओके. कैन यू इमेजिन अगर ये आज के वक्त होता तो कितनी बड़ी हेडलाइन होती जी. अगर बूथ कैप्चर करने का आरोप बीजेपी पे मड़ा होता तो क्या संघर्ष होता पूरे देश में. बिल्कुल. लेकिन एक साइलेंट मेजॉरिटी है जिसे कुछ लोग ताना मारते हुए ल्यूटियंस मीडिया कहते हैं. हाल में मैंने एक ब्रूट नाम की चैनल पे मैंने उनके ऑफिस में जाके इंटरव्यू किया जी. हम जब कहते हैं ना कि कैसा रिएक्शन होता है, तो उसमें एडिटर साहिबा ने मुझसे कहा, स्मृति ईरानी एंड यू आर नॉन मुस्लिम, एज दो दैट्स अ क्राइम, बीइंग अ हिंदू इज़ अ क्राइम. फिर मैंने देखा उन्होंने एक और जो अभी अभी जेल से बेल पे बाहर आए हैं उनको जी करके संबोधित करके उनके घर जाके बाकी लोग जितने जेल में हैं उन सबके सामने नाम के बाहर जी, अच्छा सत्येंद्र जी भी जेल में हैं, अच्छा ये भी जेल में है. पूरे इंटरव्यू में मुझे एक बार स्मृति ईरानी जी नहीं बोला गया जी. जबकि मैं बेल पे बाहर नहीं हूँ, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है, मैं भारत सरकार में मंत्री हूँ, 3 टाइम की MP हूँ और उनके ऑफिस में गई हूँ इंटरव्यू करने. तो पक्षपात का अगर मीडिया पे आरोप लगाना होता तो हम जैसे को लगाना चाहिए था. तो आपके साथ पक्षपात. तो ये मैं कह रही हूँ कि जो जिस डायनेस्टी को हम लड़ते हैं अमेठी में, उसका पावर देखिए. मैं उसी पे आने वाला था. अमेठी कोई साधारण जगह नहीं है. डेमोग्राफिकली ही इसीलिए चूज की गई थी. जैसे राहुल गांधी ने वायनाड चूज की कि डेमोग्राफिकली ऐसी जगह चूज करो जो आपके लिए सेफ सीट बन जाए. तो अमेठी भी गांधी परिवार ने इसलिए चूज की थी कि धर्म और जाति के आधार पर बांटकर वोट ले लिया जाए और फिर यहाँ से फिर सत्ता का एक नया मार्ग प्रशस्त होता है. उन्होंने ये नहीं समझा यू कांट टेक वोटर्स फॉर ग्रांटेड नो मैटर व्हाट देयर रिलीजन, नो मैटर व्हाट देयर कास्ट. तो अमेठी ने वो रिएक्शन दिया है. लेकिन आज भी अमेठी में जो कांग्रेस के नेता हैं, चुटपुट जो बचे हुए हैं, उनके पास एक काम करने का एक सलीका है दैट दे विल टेल द दिल्ली लीडरशिप विच इज़ द गांधी फैमिली, अरे देखिए अगर आपको लड़ना है तो मुझे आर्थिक रूप से सशक्त करना है, मैं स्मृति ईरानी को 2 गाली बक दूंगा, फिर मुझे कुछ कंफर्ट आ जाएगा, फिर स्मृति ईरानी के खिलाफ कोई कंट्रोवर्सी कर दूंगा, फिर कोई कंफर्ट आ जाएगा. कांग्रेस पार्टी में कई ऐसे नेता हैं जो सेक्सुअलाइज्ड स्लर्स यूज़ करते हैं मेरे खिलाफ और तुरंत उनका प्रमोशन हो जाता है. ये मैं इसलिए बता रही हूँ रौनक कि सबको लगता था ना वेरी स्वीट नाइस पीपल, दे नॉट. दे कैन बी वेरी विशियस, दे कैन कैप्चर बूथ्स, दे कैन यूज पॉलिटिकल एंड मनी पावर ऑल सो दैट दे कैन गेन पॉलिटिकल प्रोमिनेंस इन एन एरिया. और आप पे इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपने राहुल गांधी को हरा दिया. बिल्कुल सिंपल है रीजन. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एंड हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? आई डोंट. You don't read no, I read everything. I know everything. अच्छा. I read everything. I will follow everything. I will read everybody's comments.
There is not a single comment I won't read. I've had those people on WhatsApp with me. वैसे तो हमको ऐसा लगता है, लेकिन वैसे ऐसा होना चाहिए. I have all those WhatsApps also. और फैमिली कैसे रिएक्ट करती है आपकी? नहीं करती. नहीं करती. उनको दुख होता है. Politics is a very brutal territory, so आप. It is most definitely brutal. But they know that, you know, I'm very clear on 2-3 issues. I, as you rightly said, came to this party at the peak of my career. I've never demanded anything of my party. Party has been kind enough to make me MP twice from Rajya Sabha. Party has been kind enough to pick the toughest seats from me. 2004 में अपना पहला चुनाव जब मैंने लड़ा, चांदनी चौक कोई सामान्य सीट नहीं थी, आसान नहीं थी. That was also a tough seat. And I was 27 years old then. So it's not as though that I have not been given challenges. It's not as though I have not performed well. The issue is, if I wanted everything to be hunky-dory and get everything safe and sound for myself, it's very easy not to talk about the Gandhis. I can get away with it. You know, the issue is, why did you join politics? You joined politics because you have a certain set of beliefs. You have an ideology because you believe that the country deserves to get to a certain position, and when you see a leadership that delivers on it. I've had the privilege, I must be the only 48-year-old in the BJP who has worked both with Atal Bihari Vajpayee and Narendra Modi. Now that privilege is not accorded to everybody, and that privilege was accorded to me because I've worked from the grassroots up. So for me, politics is a medium that I wanted to be a part of, that I am a part of, to bring about certain changes, which I have. I have effected changes as minister. I have been a part of change as an organizational person. It has a cost. People humiliate you. People denigrate you. People try to create controversies. And I always say, politics में कभी दुश्मन मारने नहीं आता, दोस्त बन के लोग मारने आते हैं. Okay. So I'm very clear that I wanted to contribute, so I'm contributing. There have been times where my colleagues in the industry have said, यार ये एक project कर लेना, which has been fantastic for any actor who takes that project. But I have the comfort of knowing that my industry and parts of my industry that I've worked with has given me the respect to say, Smriti, the day you feel like doing one thing, can you come back and work with us? So as a professional, it's very rare to succeed in 2 fields. Absolutely. Absolutely. And that success has not come because I was sitting pretty and giving some dialogue somewhere. Even in the industry, I put in 3 shifts a day. I worked at my set from 9 in the morning till next morning, 6 o'clock. Once I did this for 22 days straight. Right. So even in the media business, or aap to us business se hain, you are not given work because somebody just likes you. You are given work because you have value for money and you have talent, which can be monetized. So the fact that I have political talent and media talent, for me, is a big blessing. Like I said, imagine Ronak from the perspective of that kid on that footpath. So that's a huge life. बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है वो. अब बाकी लोगों के लिए प्रेशर आ जाएगा कि हमको भी. नहीं. बट एक बेंचमार्क भी हो जाता है मैम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू. मुझे नहीं लगता किसी के लिए किसी की लाइफ की सक्सेस या फेलियर किसी प्रकार का बेंचमार्क या इंडिकेशन होना चाहिए. हर इंसान की फितरत और हर इंसान की सर्कमस्टांसेस अलग होती है. हर इंसान का जुनून अलग होता है. पर वो मोटिवेशन तो ले सकता है जर्नी से. मुझे लगता है सुनने के लिए अच्छा लगता है. मैं अपने आप को इतनी तवज्जो भी नहीं देती कि अरे वाह मैं आ गया हूँ, मैंने ऐसे शिखर चढ़ लिया, सब मेरी ओर ही देख रहे हैं इंस्पिरेशन के लिए. ये खुशफहमी मैं नहीं पालती. रौनक, जीवन की सच्चाई ये है कि जब आप मर जाते हैं तो आपका ख़ानदान, आपके परिजन, आपके चाहने वाले 24 घंटे भी आपकी डेड बॉडी घर पे नहीं रखते. जीवन का सत्य ये है कि जब आपकी अंत्येष्टि हो रही होती है, जिन लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है उनमें से कुछ लोग स्क्रीन पे स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छी लिपस्टिक, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बातचीत करेंगे, गॉसिप करेंगे, 7 दिन बाद भूल भी जाएंगे, 24 घंटा भी नहीं लगेगा भूलने में. तो मुझे ये गलत फहमी नहीं है. मेरे पास मात्र ये संतोष है कि मुझे एक ज़िंदगी मिली है जीने के लिए. उस जीवन को मैंने ऐसे जिया है कि हाँ, दोनों अलग अलग क्षेत्रों में मैंने माहिरात हासिल की, सक्सेस हासिल की. दूसरा, जिन लोगों के साथ मैं संबद्ध रही उन लोगों का हमेशा मैंने संरक्षण किया.
उन लोगों को अगर मेरे बस में था तो उनको प्रोत्साहित किया, उनकी सक्सेस में मेरा योगदान रहा। मेरे जीवन में एक उपलब्धि ये भी कि मैंने कभी किसी का ना बुरा किया ना कभी किसी का बुरा चाहा। तो इसीलिए एट 48 आई एम अ वेरी वेरी satisfied, calm human being. I have no regrets because I think कि आप गलतियाँ भी करते हो या आपके साथ कुछ घटना घटती भी है अगर, तो वो जीवन का एक एक्सपीरियंस है जिससे आपको सीखना है। आप अगर रिग्रेट्स करोगे तो इसका मतलब आपने उस इंसिडेंट से कुछ सीखा नहीं है। राइट। औरतें घर से निकलकर काम नहीं करेंगी या करेंगी, इस पे बहुत डिबेट होता है। और एक आज भी होता है, बिल्कुल होता है। कौन कर रहा है? अब उस पे एक पॉइंट मेरा ये है कि अगर वो बाहर काम कर रही है तो अच्छा है, लेकिन उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि तुम घर पे भी। ऐसा है, औरत घर पे काम करे बाहर काम करे, पहला तो ये निर्णय औरत का होना चाहिए। दूसरा, लिटरली प्रेशर कई बार सोसाइटी का रहता है। मैं इस बात को मानती हूँ कि भाई आपने अगर नुक्स निकालने वाले कहीं, और नुक्स निकालने वाले सिर्फ औरतें नहीं होती, पुरुष भी होते हैं। क्योंकि आपसे पूछा जाता आपका घर कौन चला रहा है, मैंने कहा भाई साहब आपका कौन चला रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स हैपन रॉनक, it happens to women particularly because we are expected to be the only ones that will nurture a family. Men too have their own issues and problems. मैंने एक फिल्म देखी थी, बहुत कंट्रोवर्सी में वो फिल्म चली थी फॉर बीइंग एक्स्ट्रा वायलेंट, और मैंने फिल्म की जो सुपरस्टार की धर्मपत्नी है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टार है जी, उससे पूछा था, I said, you know, this film teaches you how not to raise boys. guess the movie guys, guess the movie. And don't be that. No, the issue is that, I mean, I'm the mother to a girl and a boy. Our expectations from men are institutionalized by the family only. Similarly, our expectations and pressures on women are institutionalized by family. We can't blame society at large till we don't fix how we are bringing up our children. So in our family systems, if we see respect for both the boy and the girl, then the men that we are raising will also be sensitive, will also be respectful. Right. You can't teach boys that it's okay to disrespect women or hit women or have a father beating a mother at home and then expect that boy to grow up to respect his spouse. So while we are talking on larger societal issues, the issue is at home, how are you raising your family? And my belief is, apart from being partners with your spouse, if you choose to bring a child into the world, you have to be conscientious that the first 18 to 19 years of that child's life, you have to be responsible as parents. Your conduct within the four walls of your house will impress the child for the rest of their lives, and then will decide how your child lives their relationships. This is irrespective of the gender. तो हम जो सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, औरत के ऊपर ये प्रेशर है, मर्दों के ऊपर ये कुछ नहीं है। इशू इज़ हाउ आर वी ब्रिंगिंग अप आवर चिल्ड्रन। तो कई लोग मुझे उस वक्त भी कहते थे कि भाई सास बहू देख के बच्चे ख़राब हो रहे हैं। मैंने कहा मत दिखाइए। क्वेश्चन है बच्चा देख क्यों रहा है सास बहू? टीवी बंद कर दो। कई लोग टीवी के सामने, नेटफ्लिक्स के सामने अपना बच्चा बड़ा कर रहे हैं, फिर कंप्लेन कर रहे हैं बच्चा इज इरेटिक। ऑफ कोर्स यू आर पुटिंग दैट किड अप। मैंने PS5 दे दिया, मैंने तो नहीं दिया था कभी, बट दैट्स अ डिसीजन दैट यू टेक एज अ पेरेंट कि मुझे फिल्मी मैगजीन्स रखनी है, रोलिंग स्टोन्स रखना है, और फिर चाहिए बच्चा इंटेलेक्चुअल। कैसे हो सकता है? So you control up to a certain time where your child is formulating aspirations and how society and people are to be perceived. What has that child read? What is the child seeing? And how you bring up the child, that matters. And like I said, irrespective of gender. क्विक रैपिड फायर स्मृति जी के साथ। पहला सवाल ये है कि अगर आप अभी सभा के लिए जा रही हैं इस इंटरव्यू के बाद, इस बातचीत के बाद, आगे आप मोड़ पे जाती हैं, अचानक आपको राहुल जी मिल जाते हैं, 1 मिनट है, एक दूसरे को देख रहे हो, कोई सवाल? देखिए, व्यक्ति लापता रहा है तो देयर इज नो वे इन हेल दैट आई एम गोइंग टू सी हिम हियर। अमेठी से तो लापता रहा है। तो अगर कहीं मिले और एक क्वेश्चन मिल चुके हैं कई बार, तो कुछ बातचीत बोलते नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। अगर आप नमस्ते भी करो तो
मतलब नॉर्मल शिष्टाचार होता है कि आप किसी को अगर जानते भी नहीं हैं तो भी डू अ नॉड ऑफ द हेड और यू से हेलो. यहाँ तो हम प्रतिद्वंदी रहे हैं 10 साल, लेकिन नो, नॉट अ वर्ड. आई हैव हैड अ वर्ड विद मिसेस गांधी हु इज़ ऑलवेज बीन पोलाइट and says hello, but ever since I admonished the Congress party for being very, very irresponsible and for humiliating the President of India's office, द्रौपदी मुर्मू जी, तब से सोनिया जी भी थोड़ा गुस्से से मुझे देखते हैं. बट या हमारे यहाँ पर ये संस्कार दिया गया है कि बड़े जब मिले तो आप नमस्ते करें. जब आप, और राहुल गांधी तो मुझसे बड़े हैं ही. बड़े हैं, फिर भी वो युवा हैं. जब आपने 48 बोला तो मैंने बोला अब और भी अल्ट्रा युवा हुआ. नहीं, मुझे ये मेरा ये तमगा नहीं है. अच्छा, ठीक है. देखिए, युवा, बीइंग यंग इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इट इज़ नॉट, इट्स अ फिजिकल एस्पेक्ट एज वेल. बट अगर वो युवा हैं, आजीवन युवा रहना चाहते हैं, ये उनकी पॉलिटिकल दरकार भी है, उनका पॉलिटिकल राइट भी है. विपक्ष की कोई एक महिला नेता जिससे आपकी सबसे ज्यादा पटती है? कोई ऐसा विपक्ष में राहुल गांधी को विशेष हराने के बाद बैठ के चाय भी नहीं पिएगा. ठीक है. कोई ऐसा पॉलिटिकल फैसला? मेरी रौनक सबसे पटती है. अच्छा. मैं किसी के साथ ना कोई दुस्साहस करती हूँ, ना कोई बदतमीजी करती हूँ. अगर विपक्ष में किसी को मुझे नमस्ते हाय हेलो करनी है तो मैं शिष्टाचार के नाते सबसे नमस्ते कर लेती हूँ. बट ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई नाम या चेहरा नहीं? यू आर नॉट इन पॉलिटिक्स टू मेक बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है. आई वॉज नेवर इन द मीडिया ऑल्सो टू मेक बेस्ट फ्रेंड्स. वो मैं गप्पेबाज नहीं हूँ. ठीक है. इतना समय नहीं रहता. नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई ऐसा पॉलिटिकल फैसला जिसके ऊपर आपको अफसोस हो? नहीं, कोई नहीं ऐसा. नेवर. एक ऐसा बीजेपी नेता जिसके बोलने की कला की आप फैन हो की? लाइक आई सेड, मैं बहुत अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी दोनों के साथ काम कर चुकी हूँ. सो दे बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर्स ऑफ आवर टाइम. एब्सोल्युटली. एक चीज जो आप खाने में रोज खा सकते हो? चाय. चाय. चाय ही खाना है. There are days where चाय ही खाना है. बट टैग ऑल चाय लवर्स. चाय ही नहीं, खाना बट है. आज मैंने गुस्ताखी की है बाय बिगिनिंग माय डे विद कॉफी. सो बड़ी बहुत अच्छी लाइन है, चाय ही खाना है. हाँ, चाय ही खाना है. बट इफ आई एम इन कैफे मद्रास देन इट्स नथिंग बट फिल्टर कॉफी. एक खराब आदत जो आप बदलना चाह रही हैं, नहीं बदल पा रही? मैंने अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. समय नहीं रहा. एंड मैं बहुत क्लियर हूँ कि जब आप कुछ करना चाहते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है, तो हेल्थ प्रायोरिटीज़ की लिस्ट में लास्ट है. फूड विथ फैमिली और मूवी विथ फैमिली? बोथ. ओके. वन थिंग फॉर अमेठी आपको करना है बट अभी तक हुआ नहीं है, पर आप डेफिनेटली मैंने जितने वादे किए थे 2019 में सब पूरे किए. ओके. अब मेरा संकल्प ये है कि आने वाले 5 साल में हर विधानसभा में 50 काम ऐसे जनता ही बतलाएगी जिनको करना है. तो दैट लिस्ट, I have 5 Vidhansabhas, 250 works that will be done in the next 5 years. मैम, एक बहुत सीरियस एलिगेशन आपने राहुल जी पर लगाया था, जहाँ पर आपने कहा था कि उन्होंने 600 रुपए में. हाँ, वो यही है मुंशीगंज में. आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोग जाके कैमरा लेके जा सकते हैं. तो उसके सबूत हैं, उसके सारे. हाँ, वो डॉक्यूमेंट्स. तो आप अगर मेरा वो भाषण ही दे दें, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे दूँगी, साइन के साथ हैं. ओके. उन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन के साइन है. यहीं पे, यहाँ से 20 मिनट दूर है मुंशीगंज. नरेश, 20 मिनट ही दूर है ना. जाइए, जाके कैमरा है आपके पास, जाके देखिए. मैं बिना सबूत के कुछ नहीं बोलती. बोला होता तो अब तक वो वसूल नहीं कर देता मुझे. पर आपने बड़ा एलिगेशन है. संसद में बोला है, और संसद में भी बोलते हुए कहा प्रमाण मैं सदन में प्रस्तुत कर दूंगी. किया ना, मैं हाथ में था मेरे. 600 रुपये में 30 एकड़ ज़मीन ली आज से 30 साल पहले, ये कह के कि अमेठी के लिए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जी. अपनी संपत्ति बना ली है. वो आप जाइए यहाँ से 20 मिनट दूर, वहाँ पे आपको मिलेगा. यहाँ से 15 मिनट दूर आपको सम्राट साइकिल की बंद हुई फैक्ट्री मिलेगी, जो कमर्शियल ज़मीन थी उसको फाउंडेशन ने अपने नाम कर ली. पहले दिखा के कि यहाँ फैक्ट्री खुलेगी, किसी को अलॉट करके फिर वहाँ से ट्रांसफ़र करा लिया. वो यहाँ से 15 मिनट दूर है. कोर्ट में आ गया था ज़िला अधिकारी द्वारा आदेश कि आप वापस कर दीजिए ज़मीन. इट हैज़ बीन इलीगली टेकन बाय यू. उन्होंने जाके हाई कोर्ट में अपील कर दी. तो देश भर में किसानों का डंका बजाते हैं, यहाँ अमेठी में किसानों की ज़मीन हड़प रखी है. तो लोकल लोग गुस्सा है जब ये उनको, इसलिए तो हरा है 19 में.
फिर आपको लगता है वो वापस आएंगे कभी? आए तो फिर दोबारा हराया जाएगा। और अगर आए तो आप घर पे अभी invite आए करोगे थे आप? न्याय यात्रा में हाँ। आए थे, 5 लोग भी बाहर नहीं आए मिलने। तो अगर वो अमेठी आते हैं तो आप इनवाइट करोगे चाय के हाँ लिए? हाँ, अमेठी के सांसद के घर में उनका स्वागत है। वायनाड के सांसद का स्वागत है, क्यों नहीं। जब इंसान नीचे से ऊपर पहुंचता है तो उसे हमेशा एक डर लगा रहता है कि कहीं नहीं। वो वापस नीचे ना आ जाए। नहीं नहीं, मुझे कोई डर आपको नहीं है? आई थिंक दैट इज व्हाट इज पॉसिबली अ बिट डेंजरस अबाउट मी। व्हेन यू फाइट, यू बेटर फाइट टू द फिनिश नोइंग कि मुझे फुटपाथ में वापस जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, वापस किसी रेस्टोरेंट में क्लीनर बनने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आई रिस्पेक्ट लेबर, आई रिस्पेक्ट अपॉर्चुनिटी, बशर्ते आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए वापस आपको फुटपाथ पे आने के लिए। तो मुझे डर नहीं है। राइट। आप कमाल की एक्टर रही हैं। आपने देखा है कि पॉलिटिक्स में भी कभी कभी एक्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, वो छल है, वो छलावा है, और जनता लोगों को पता चल जाता है। लोग बेवकूफ़ नहीं है। People are smart, they catch hold of you if they think you're lying, if they think that you are creating an atmosphere of distrust. कोई ऐसा And you owe your people the truth. कोई ऐसा नेता जिसको देखकर आपको लगता है यार तुझे एक्टर बनना चाहिए था, पॉलिटिशियन नहीं? राहुल गांधी तो बोल नहीं सकती क्योंकि वो एक्टिंग भी नहीं कर पाएंगे। मारो मुझे मारो। नहीं, लेकिन सच्ची में हमारे यहाँ पर तो अगर किसी को स्टैंड अप कॉमिक भी होना है, उसके पास भी टैलेंट होना चाहिए ना। तो मैं कैसे बोलूँ आपको कि राहुल गांधी को होना चाहिए। मैम, पॉलिटिक्स में आने के बाद कोई ऐसी सलाह जो आप किसी बड़े नेता ने आपको दी और अब तक आपके काम आ रही? मुझे कहा गया था जसवंत सिंह जी द्वारा, जो पूर्व में डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं, कि अपना एक कॉकस ऑफ जर्नलिस्ट क्रिएट करो जो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोले, अच्छा अच्छा लिखें। 2003 में कहा गया था। अच्छा। मैंने सुना नहीं, आज भी भोग रही हूँ। ये उन्होंने कहा था, मुझे घर बुला के चाय पिला के कहा था, बेटा मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमको सिखा रहा हूँ, ये सीखो। ओके। कि दिल्ली में अपना एक कॉकस होना चाहिए जर्नलिस्ट का, वरना लोग तुमको पेल देंगे। मुझे मैंने साहब मैं बिना ये सब तमाशे के पॉलिटिक्स करूँगी, स्वच्छ साधारण पॉलिटिक्स करूँगी। तो जसवंत सिंह जी तो एक्सपीरियंस से बोल रहे थे, बट आई डिडंट लिसन। तो आपको लगता है ये कमी है? मैंने कभी पीआर एजेंसी एज एन एक्टर हायर नहीं की थी, मेरा कोई मैनेजर एज एन एक्टर नहीं था। मुझे लगा पॉलिटिक्स में पीआर की मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पॉलिसी के आधार पे लोगों से मुखातिब होना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी। तो मुझे लगा नहीं कि क्यों मैं लुटियंस में कोई ऐसा कॉकस बनाऊं जो अच्छा अच्छा बोले। अल्टीमेटली यू हैव टू बी जज्ड ऑन योर वर्क एंड आई एम गुड एट माई वर्क। आपको कभी ये भी नहीं लगा कि बात काम की नहीं है, बात है कि काम अच्छा करते हुए भी लोग? देखिए, मैं जानती हूँ कि चाटुकारिता से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में। हम भी इंडस्ट्री में क्योंकि रह चुके हैं, हमने देखा है कि कई लोग काम पाते ही सिर्फ पीआर की वजह से थे, लेकिन वो आप एक बार पा सकते हैं ना। आपको अगर लेजेंडरी वर्क करना है तो चाटुकार बन के नहीं होता। आपको अगर लेजेंडरी लाइफ जीनी है, इंस्पिरेशनल लाइफ जीनी है, या सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जीनी है, तो पीआर से नहीं हो सकता। लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी। जब आप स्ट्रेस में होते हो, मन को शांत करना होता है, हर आदमी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, योगा, म्यूजिक, ट्रैवल, आप क्या करते हैं? मैं योगा टाइप दिख रही हूँ। I would color, I would knit, I would watch, I don't know, some documentary. बट माई इशू इज़ कि अगर मुझे ऐसा लगता है कोई इशू स्ट्रेसफुल है, जब तक वो रिजॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक ना मैं निट करूँगी ना मैं कलर करूँगी। तो अगर मैं निट कर रही हूँ और कलर कर रही हूँ, दैट मीन्स आई हैव रिजॉल्व्ड इशूज। सो टास्क इन हैंड है तब तक? टास्क इन हैंड जब तक है तब तक आराम नहीं फरमाया जाएगा। सो यू एंजॉय दैट स्ट्रेस? आपको लगता है वो यार, और यू डील विद इट? आई हैव नोन हाउ टू, द फैक्ट दैट यू हैव स्ट्रेस मीन्स यू हैव अपॉर्चुनिटी। ओके। And like I said, for somebody on the footpath to just have opportunity was a big blessing. So हम लोग जिन चीज़ों के लिए कई बार झल्लाते हैं, वो चीज़ें किसी का लक्ष्य होती हैं। तो if there is stress means there is an opportunity that possibly you are not functionally utilizing better. So if you start looking at things from that perspective, कि अगर मैं काम का स्ट्रेस है, मतलब टाइम की पाबंदियां हैं, इसका मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि आपके लिए समय कम पड़ता है। तो इसका मतलब अगर आपको अपॉर्चुनिटी को बेहतर सर्व करना है तो समय को मैनेज करना सीखिए। और समय से याद आया, क्योंकि हमारे पास आज समय कम था, हम पूरी ले लिया हम पूरी टीम के साथ अमेठी आए, तो अब आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, जैसे आप अपने अमेठी के लोगों से प्रॉमिस करती कि जब आप दिल्ली आएंगी तो बाद में, चुनाव के बाद, तो हम लोग एक
प्रॉपर पॉडकास्ट Done. डन मैम। थैंक यू फॉर कमिंग टू अमेठी। Thank you, ma'am. अयोध्या वाले यहाँ पे program- क्या ट्राई करना चाहिए खाने के लिए हमको? यहाँ पर हाँ। 4-5 चीज़ें तो घर पे ही हैं। मखाना है, यहाँ पर आंवला बहुत अच्छा बनता है, तो आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छा है। यहाँ पर आलू बहुत उगता है, वो नहीं जो किसी मशीन में डालो तो सोना निकलेगा, वो जेनुइन वाला, जिससे अच्छे आप ना सिर्फ चिप्स बल्कि सब्जियाँ बना सकते हैं। तो आप पे निर्भर करता है, इमरती खाएंगे, आंवले का मुरब्बा खाएंगे, आलू के सब्जी खाएंगे बिना सोना बनाए हुए, ये आप पे निर्भर करता है क्या खाना चाहेंगे। 2 प्लेट सब और पार्सल भी। अमेठी के लोग ऐसे हैं रौनक, किसी भी घर चले जाओ, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति हो, बिना पानी के ग्लास के और पेठे के आपको कभी नहीं भेजेगा। थैंक यू वेरी मच स्मिता मैम, Thank you for the आपने conversation. टाइम दिया और दिल्ली में हम मिल रहे हैं। डन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट करके बताइएगा। इस पॉडकास्ट में, द रौनक पॉडकास्ट में, आप और किस गेस्ट को देखना और सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट जरूर करिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक और अमेजिंग गेस्ट के साथ, ओनली ऑन TRP द रौनक पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।